नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कायड रोड स्थित चौधरी मार्केट की दुकानों में अल सुबह भीषण आग लग गई, जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मची। सूचना मिलने पर सिविल लाइन थाना पुलिस के साथ ही अग्निशमन की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई। 3 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। अजमेर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कायड रोड स्थित चौधरी मार्केट की दुकानों में अल सुबह भीषण आग लग गई। आग की सूचना पर आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हुए और सिविल लाइन थाना पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलने पर सिविल लाइन थाना पुलिस के साथ ही अग्निशमन की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची। 3 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर समय रहते काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग से लाखों का नुकसान भी हुआ है। अग्निशमन विभाग के कर्मचारी जितेंद्र ने बताया कि सुबह 5 बजे उन्हें सूचना दी गई थी। सूचना के बाद 20 मिनट में गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। कायड रोड पर चौधरी मार्केट में बनी दुकानों में आग लग गई थी। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी। दुकानदारों को काफी नुकसान हुआ है। मार्केट में मेडिकल के साथ ही कई कपड़ों की दुकानें भी हैं। 5 बजे आसपास और 5:20 पे हमारी गाड़ी आ गई थी यहाँ पर। तो हमने देखा कि पूरे अंदर आग लगी हुई है। तो फिर ये आग का मेन कारण है शॉर्ट सर्किट से लगी आग जी। तो अभी आग को काबू कर लिया गया। कई दुकानों में नुकसान हुआ है। कहाँ पर ये दुकान? ये दुकान है, ये कायड रोड पर है जी। ये चौधरी मार्केट के अंदर है जी। छोटा सा कॉम्प्लेक्स है, इसमें 6-7 दुकानें अंदर की साइड में। फ्रंट में एक मेडिकल दुकान है और रेडीमेड कपड़े की दुकान है। कोई सामने आया कोई कारण? कारण ये लग रहा है अभी तो शॉर्ट सर्किट का लग रहा है। शॉर्ट सर्किट का भी देखते हैं, जांच करने का पता चलेगा कितना आग लगा। अजमेर के ऑटो रिक्शा यूनियन की ओर से शुक्रवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। यूनियन से जुड़े सभी ऑटो ड्राइवर अग्निशमन विभाग के बाहर इकट्ठा हुए और रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और वहां अपना विरोध जाहिर किया। अजमेर ऑटो रिक्शा यूनियन की ओर से शुक्रवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। यूनियन से जुड़े सभी ऑटो ड्राइवर अग्निशमन विभाग के बाहर इकट्ठा हुए और रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और यहां विरोध किया। बाद में ऑटो यूनियन के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर मांगों को जल्द पूरा करने की चेतावनी दी है। भंवरलाल साहू ने बताया कि अजमेर में करीब 4000 से ज्यादा ऑटो ड्राइवर हैं। सभी ऑटो चालकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उदयपुर में निगम सीमा से 20 किलोमीटर रेडियस दिया हुआ है, लेकिन अजमेर में इसकी व्यवस्थाएं नहीं है। जब सरकार एक है तो नियम भी एक ही होने चाहिए। कहा कि अजमेर शहर में फिटनेस सेंटर तक नहीं है। निगम सीमा से बाहर किशनगढ़ में फिटनेस सेंटर है। परमिट शहर का तो ड्राइवर किशनगढ़ क्यों जाएगा? अगर कोई बाहर जाता है तो उसका चालान काट देते हैं। हाईवे पर एक्सीडेंट का भी खतरा बना रहता है। साथ ही बताया कि लंबे समय से सभी ऑटो चालकों की वर्दी ब्लू कलर की पहनी जाती है। जयपुर में 30,000 ऑटो चालक ब्लू कलर की वर्दी पहन रहे हैं, लेकिन अजमेर में ऑटो चालकों से भेदभाव हो रहा है। उनकी वर्दी खाकी कर दी गई है। वर्दी को नीली ही रखा जाए। इन सभी मांगों को लेकर विरोध करते हुए जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया गया है। मांगे ये है, शहर ऑटो यूनियन की तरफ से आज हमारे एक विशाल रैली का और ज्ञापन देने का प्रोग्राम बनाया था हमारे शहर ऑटो यूनियन की तरफ से। और हमारी ये मांगे है कि शहर के अंदर हमारे को बिगैर मतलब से परेशान किया जा रहा है, जबकि हम वर्दी भी पहन रहे हैं, हमारे पास कागज ही कम्प्लीट है, हम टैक्स भी देते हैं, लेकिन हम हर चीज से मानने को तैयार है। लेकिन पुलिस द्वारा और ट्रैफिक प्रशासन द्वारा आए दिन हमारी गाड़ियां उठा के बंद कर देते हैं, भाड़ा भर देते हैं। लेकिन जो बिगैर परमिट गाड़ियां चल रही है शहर के अंदर, उन गाड़ियों को आप अभी तक छेड़ ही नहीं रहे हो और कहते हैं कार्रवाई कर रहे हैं हमारे पास। लेकिन हमारी मांगे ये है, एक तो हम जो बीकाराम काले जी टीआई थे, उन्होंने वर्दी लागू की थी। हम पहले खाकी पहनते थे, अब उन्होंने नीली वर्दी चालू कर दी, नीली पहन रहे हैं, लेकिन नीली वर्दी पहन रहे हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये नीली वर्दी अलाउड नहीं है। तो मैंने बोला भैया आपके अधिकारियों ने ही तो आदेश दिया, तो हम उनके आदेश की पालना कर रहे हैं। बोले वो कौन होते हैं? तो कल आईजी साहब के पास गए थे, तो आईजी साहब ने बोला खाकी वर्दी पहननी पड़ेगी। मैंने बोला हम पहनने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो हमारी शर्तें हैं उस शर्तों को हम मान लो। बोले बताइए। मेरा पहली शर्त है जो हमारी सीमा बढ़ाई जाए, दायरा बढ़ाई जाए। अपने नसीराबाद, किशनगढ़, पुष्कर, टुंडिया, नारेली और राजगढ़ बाबा और विधानसभा बाबा के और तारागढ़ तो चलो रिक्सी मामला, फिर भी हम जाते ही तारागढ़ तो हमारी पेट की लड़ाई, हम जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, उसको भी अलाउ किया जाए। वहाँ भी चालान करते हैं तारागढ़ पे भी। तो हमारी यही मांग है, जो ये मांगे पूरी करेंगे तो हम इस बात को मानेंगे, नहीं तो आने वाले दिनों में रूपरेखा बना के बड़ा चक्का जाम करेंगे। और पहली चीज एक फिटनेस के लिए, फिटनेस किशनगढ़ बना दिया सेंटर। हम खाली कागज के लिए वहाँ जाना पड़ता है और चालान होता है, और वहाँ पे कैमरा लगा दिया, सरकारी कैमरा।
सरकारी कैमरे से क्या होता है, जैसे हम जाते हैं ना तो उनका चालान आ जाता है हमारे पास, वहाँ भी पैसे भुगते हैं और यहाँ भी पैसे चालान के भुगते हैं। पेट्रोल भी खर्च करे तो भैया हमारे को अजमेर में कर दो ना आप। इसके लिए हमारे ये मांगे है, यदि मांगे प्रशासन मांगता है तो ठीक है। ऑनलाइन चालान के जो पीछे से फोटो खींचते हैं ऑनलाइन चालान की, वो तो मैडम ने मान लिया, वो तो मैडम ने कह दिया है, वो मैडम ने कह दिया है। और ट्रैफिक प्रशासन से हमारा यही निवेदन है कि इस मांगों को मान लिया जाए, अन्यथा इससे पुष्कर के गांव बासेली सहित आसपास के क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से हो रही चोरी की घटनाओं से आक्रोशित हुए ग्रामीणों ने पुष्कर थाने का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। सीओ रामचंद्र चौधरी और सीआई विक्रम सिंह ने ग्रामीणों से समझाइश की, लेकिन ग्रामीण एसपी से बात करने पर अड़े रहे। पुष्कर के ग्रामीण अंचल में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। बासेली में 2 बड़ी नकबजनी के बाद चोरों ने बीती रात फिर से तिलोरा के पूर्व सरपंच गोपी सिंह रावत के घर में खिड़की तोड़कर चोरी का असफल प्रयास किया। 15 दिन में 2 बड़ी वारदातों के नहीं खुलने और लगातार हो रही वारदातों से आज बासेली सहित आसपास के ग्रामीणों का सब्र टूट गया। ग्रामीणों ने पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा करते हुए पुष्कर थाने का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। सीओ रामचंद्र चौधरी और सीआई विक्रम सिंह ने ग्रामीणों से समझाइश की, लेकिन ग्रामीण एसपी मैडम से बात करने पर अड़ गए। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक जिला पुलिस कप्तान आकर बात नहीं करेंगे तब तक वे अपना धरना जारी रखेंगे। बासेली सरपंच ओम प्रकाश ने बताया कि उनकी पंचायत में 2 बड़ी वारदात होने के 15 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है, जिसमें ग्रामीणों में दहशत है। पुलिस को जल्द से जल्द गाँव में गश्त बढ़ानी चाहिए और चोरों की वारदातों से पर्दाफाश करना चाहिए। रविंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि इतनी बड़ी वारदातों के बाद भी पुलिस हाथ पर हाथ धरकर बैठी है। जब तक एसपी आकर ग्रामीणों को ठोस कार्रवाई का भरोसा नहीं देती, धरना जारी रहेगा। पूर्व सरपंच गोपी सिंह रावत ने कहा कि पुलिस को गांवों में गश्त तेज करनी चाहिए। सीओ रामचंद्र चौधरी ने बताया कि रामदेवरा जातरों की आड़ में अभी कुछ अपराधी गिरोह सक्रिय है। पुलिस तकनीकी विशेषज्ञों की राय लेकर जल्द ही मामलों का पर्दाफाश करेगी और गश्त तेज करेगी। इस दौरान सरपंच ओम प्रकाश पवार, पूर्व प्रधान महेंद्र सिंह कड़ेल, पंचायत समिति सदस्य हंसराज वैष्णव, रविंद्र सिंह राठौड़ सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। ये जो बासेली गांव के अंदर एक मेन रोड के ऊपर और एक गांव के अंदर साइड में 2 बड़ी नकबजनी हुई है और दोनों उच्च अधिकारियों द्वारा विजिट किया गया। हमारे जो एक्सपर्ट और इसकी टीम द्वारा भी विजिट किया गया था। उच्च अधिकारियों के निर्देश से अलग अलग टीमें गठित की गई। हो रही ये दोनों चोरियां काफ़ी बड़ी थी। इस बात को लेकर ग्रामीणों द्वारा आज करीब 40-50 ग्रामीणों के नेतृत्व में ये थाने पर ज्ञापन दिया गया और डिमांड की गई थी कि कुछ गश्त बढ़ाई जाए और ये चोरियां हो रही है इस पर अंकुश लगाकर चोरियां खोली जाए। सर क्या कारण लगा था पुष्कर घाटों पे भी चोरी? इसमें अभी क्या चोरी रहने का अभी जो वर्तमान में चल रहा है, जो श्रावण भादों के जो पद यात्री चल रहे, इस आड़ के अंदर भी कुछ बदमाश प्रवृत्ति के लोग इसमें शामिल होकर इस तरह की वारदात करना प्रथम दृष्टया देखा जा रहा है। मगर जो बाहर के नंबर की गाड़ी है वगैरह और जो हमें टेक्निकल सपोर्ट है उसको लिए जाकर हम कार्रवाई कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द खुलासा करेंगे और प्रभावी गश्त और प्रभावी पुलिसिंग बढ़ा के इस पर अंकुश लगाया जाएगा। पिछले 15 दिन में 2 बड़ी घटना हो चुकी है, उसके बावजूद अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। इसके लिए हमने आज यहाँ पे धरना दिया है। पुलिस को एसपी मैडम की मांग है कि एसपी मैडम आए और हमसे बात करें, क्योंकि गांव में बहुत दहशत का माहौल है। कोई ढंग से सो नहीं पा रहा है, बाहर भी नहीं निकल पा रहा है रात को। ये भयंकर दहशत हो रही है। आपकी मांग? हमारी मांग ये है कि एसपी मैडम को बुलाया जाए, हम उनसे मिलना चाहते हैं। हमारी मांग यही है सर कि हमारे गांव बासेली में आज से 10-12 दिन पहले बहुत बड़ी चोरी हो गई थी घीसू जी सरवण जी साहब के यहाँ पे। उसके बाद में अभी 3 दिन पहले घीसू सिंह जी राठौड़ साहब है गाँव बासेली में, उनके चोरी हुई है। चोरी क्या उसको डकैती मानते हैं। रात को शस्त्र लेके और 5 नकाबपोश बंदे आए थे और काफ़ी माल ले गए, नकदी भी ले गए और पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो हमारे गांव सभी गांववासी यहाँ इकट्ठे हो रखे थाने पे और उनकी मांग यही है कि एसपी मैडम को ज्ञापन देंगे, कलेक्टर साहब को देंगे, आईजी साहब को देंगे और पूरे ग्रामवासी दहशत में हैं, डर का माहौल बना हुआ है और ये आए दिन चोरियाँ हो रही है। उससे भी पहले कई बार हुई है लेकिन अभी तक कोई चोरी उजागर नहीं हुई है। तो हमारी मांग यही है कि जल्दी से जल्दी चोरियाँ खुलवाई जाए और उन चोरों को पकड़वाई जाए। आज घेराव किया, किस प्रकार की वार्ता हुई? ये इसलिए घेराव किया है कि हम एसएचओ साहब से मिले हैं और हमने यही मांग रखी कि हमें एसपी साहब से मिलवाया जाए, एसपी साहब को यहाँ बुलाया जाए
और हम उनको उनके सामने बात रखेंगे हमारी। क्या आश्वासन दिया गया? इन्होंने बोला है सर कि मैडम बीमार हैं, उनको वायरल हो रखा है, तो अभी एडिशनल एसपी साहब आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। चोरी की घटना को लेकर किस प्रकार का असर है? चोरी की घटना सर आए दिन हो रही है। चोरी की घटना बांसली में परसों होने के बाद में रात को और तिलो। अहमदाबाद में छात्र नयन संतानी की मौत के मामले को लेकर सिंधी युवा संघ संस्था अजमेर की ओर से न्यायपूर्ण कार्यवाही को लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर लोक बंधु को ज्ञापन सौंपा गया। अहमदाबाद में छात्र नयन संतानी की मौत के मामले को लेकर सिंधी युवा संघ संस्था अजमेर की ओर से न्यायपूर्ण कार्यवाही को लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर लोक बंधु को ज्ञापन सौंपा गया है। सिंधी युवा संघ संस्था अजमेर के पदाधिकारियों ने बताया कि गुजरात राज्य के अहमदाबाद स्थित सेवंथ डे एडवेंटिस्ट विद्यालय के छात्र नयन संतानी की निर्मम हत्या से पूरे देश में रोष व्याप्त है। आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में न केवल आरोपी बल्कि विद्यालय प्रशासन भी चिन्हित है। पदाधिकारियों ने मामले में गहराई से जांच करने, स्कूल बंद किए जाने, मामले में संबंधितों पर कार्रवाई की मांग की है। आज इसी को लेकर सिंधी युवा संघ संस्था अजमेर ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सिंधी युवा संघ संस्था अजमेर ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द इस संबंध में कार्रवाई नहीं की गई तो समाज सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करेगा। गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले के अंदर नयन सतनानी की जो निर्मम हत्या की गई है, उसके विरोध में सिंधी युवा संघ संस्था अजमेर का प्रतिनिधि मंडल, जो प्रमुख लोग हैं, पदाधिकारी गण, उनके अंदर रोष था। उस रोष के प्रति हम आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं और हम ये चीज़ स्पष्ट करते हैं कि ये सिर्फ ज्ञापन तक रुकने जैसी बात नहीं है। अगर कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो हम सड़कों पर भी उतरेंगे, हमारा समाज सड़कों पर भी उतरने के लिए तैयार है। और आज अजमेर के अंदर से ये शुरुआत हो चुकी है। हो सकता है राजस्थान व भारत के हर जिले से समाज के प्रतिनिधि मंडल ज्ञापन देने की कूच आज से करेंगे। हम कुछ समय इंतजार करेंगे। यदि अगर कठोर दंड वह आगे कार्रवाई नहीं की जाती है तो समाज सड़कों पर उतरेगा। आज जिला कलेक्टर महोदय से मिलने आए हैं और उनको ज्ञापन देकर उनको बताएंगे। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों की नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। अजमेर शरीफ में चिल्ला ख्वाजा साहब के नजदीक वाक़ हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि का 27वां उर्स मुबारक बड़ी ही शान और शौकत के साथ मनाया गया, जहां बाबा ताजुद्दीन के जानिसार अलहाज उमरदीन बाबा की सदारत में उर्स की महफिल हुई।
सजादान शीन अलहाज उमरदीन बाबा को पगड़ी भी बांधी गई और कुल की रस्म के छींटे भी दिए गए। अजमेर शरीफ में चिल्ला ख्वाजा साहब के नजदीक वाक़िए हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि का 27वां उर्स मुबारक बड़ी ही शान और शौकत के साथ मनाया गया, जहां बाबा ताजुद्दीन के जानिसार अलहाज उमरदीन बाबा की सदारत में उर्स की महफिल हुई। जुमेरात की सुबह 9 बजे कुरान ख्वानी फातिहा के साथ 11 बजे उर्स की महफिल हुई, जिसमें अजमेर दरगाह के शाही कव्वाल अमजद हुसैन असलम हुसैन ने सूफियाना कलाम पेश किए। महफिल समा में मुल्क भर से अजमेर पहुंचे ज़ायरीन ने शिरकत की। कुल की रस्म से पहले महफिल कव्वाली की सदारत अलहाज उमरदीन बाबा ने की और कव्वालों ने सूफियत के कलाम में रंग पेश किए, जिन्हें सुनकर समाइन झूम उठे। इस नूरानी महफिल में फातिहा और दुआ के बाद नियाज तकसीम की गई। चिला शरीफ पर बाबा ताजुद्दीन की महफिल को गुलाब, जल, इत्र और केवड़े से महकाया गया। हजरत बाबा ताजुद्दीन के मज़ार मुबारक पर उनके मुरीदों के जरिए उर्स की चादर पोशी और अकीदत के फूल भी पेश किए गए। इस खास मौके पर सजादान शील अलहाज उमरदीन बाबा को पगड़ी भी बांधी गई और कुल की रस्म के छींटे दिए गए। साथ ही उर्स इख्ताम पजीर होने पर अकीदतमंदों के लंगर का भी एहतमाम किया गया। उर्स में शिरकत करने पहुंचे ज़ायरीन ने हजरत बाबा ताजुद्दीन के करामाती किस्से भी बयान किए। बाबा ताजुद्दीन का 27वां उर्स था और आज उनका कुल मुबारक हुआ। कल चादर पेश की गई थी दरगाह शरीफ में, फिर दरगाह शरीफ से हम चादर लेकर आए यहाँ चिल्ले पर जो अजमेर शरीफ में मौजूद है, और अभी कुल की महफिल हुई है और उसके बाद दुआ की गई। बाबा साहब के जो चाहने वाले हैं वो हर इलाकों से आए, गुजरात से, महाराष्ट्र से, जयपुर से। हमारे हज कमेटी के मेंबर राजस्थान के अब्दुल हकीम साहब इस वक्त मौजूद हैं माशाल्लाह, और दीगर इलाकों से, चित्तौड़ से, उदयपुर से, जोधपुर से, नागपुर से, सारी जगहों से ज़ायरीन जो है वो आए। मैं 15-20 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ बाबा ताजुद्दीन साहब के उर्स में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद छोटेपन से लेके आ रहा है, मुझे यहाँ बहुत फैज़ होता है और गंगा जमुना की तेज़ीब भी है यहाँ पे। और काफ़ी लोग यहाँ से बम्बई से, गुजरात से और अपना बड़ौदा से, कोटा से, जयपुर से। हमारे इमाम दूल्हा मियाँ जो थे 80-85 साल की उम्र के थे, उनको बड़ा लगाव था ताजुद्दीन बाबा से, तो माशाल्लाह उन्हीं के फैज़ से आज जो है चला आ रहा है सिलसिला, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं खिदमत में लगा हुआ हूँ। और आप लोगों का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना टाइम दिया। अल्लाह ताला आपको तरक्की दे। और माशाल्लाह सरकार ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह में मैं तकरीबन 1992 से जुड़ा हुआ हूँ। सरकार का ये करम है, और आज मैं जब आप इस बात को पूछना चाहते हैं सरकार का क्या करम है, मैं एक सादा ज़िंदगी जीने वाला इंसान था, लेकिन सरकार का मुझ पर ऐसा करम हुआ कि सरकार ने मुझे बस्सी में ही हमारे सरकार बादशाह दाता शाह सैलानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक पर आप तशरीफ़ लाए। पूछा कि मौलाना चांद मोहम्मद साहब के साहबजादे कौन है, मुझे बुलाया गया, मैं वहाँ हाजिर हुआ। तो आपने फरमाया कि मैं तुझे तेरे वालिद के जैसे बना देता हूँ। मैं एक आम शख्स की तरह था, लेकिन आज ये जो है सिर पर सुन्नत पाक है, और जो शरई मैंने लिबास और पूरा लिबासन इख्तियार किया है, वो ये ऐसे बुजुर्गान दीन का करम है कि जो हमें कभी भी दारुल उलूम से जो इल्म हासिल करते हैं और उसके बाद जो वो इल्म सही माने में अमली जामा पहनाया जाता है, वो ऐसे बुजुर्गों का ही करम होता है कि वही हमें अमली जामा पहनाते हैं। दारुल उलूम से हमें दीन की पहचान होती है, लेकिन असल में दुनिया क्या है, दुनिया के बारे में और अल्लाह के बारे में हकीकत जो फैजान हासिल होता है, सरकार गरीब नवाज और सरकार ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के ऐसे बुजुर्गों के वसीले से ही हमें असल में दुनिया मालूम होती है कि हमें दुनिया में क्या करना है और आखिरत का सौदा क्या इकट्ठा करना है। ये ऐसे बुजुर्ग ही बताते हैं। दारुल उलूम से हम सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के बारे में जान सकते हैं, लेकिन मेरे आका की सुन्नतों पर अमल करने का सही तरीका ऐसे बुजुर्गों के आस्थाने से ही हासिल होता है। और मैं बाबा साहब के उर्स में लगातार 3 साल से आ रहा हूँ। मैं जब से बाबा साहब के उर्स में आ रहा हूँ, मुझे बहुत इनसे फैज़ मिलता है और दिली सुकून मिलता है। तो क्या पैगाम लेके जाएंगे यहाँ से? ये एक मोहब्बत का पैगाम है, यहाँ एक गंगा जमुनी तहजीब का पैगाम है। सभी धर्मों के लोग यहाँ आते हैं, अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं और अपनी मुरादें लेकर आते हैं। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के नर्सिंग कर्मियों ने सुरक्षा को लेकर अस्पताल परिसर के बाहर सांकेतिक प्रदर्शन किया और अस्पताल प्रशासन से सुरक्षा की मांग की।
नर्सिंग कर्मियों ने मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। नर्सिंग कर्मियों का आरोप है कि मरीज के परिजनों द्वारा नर्सिंग कर्मी से मारपीट की गई, जिसके चलते नर्सिंग कर्मियों में भारी रोष व्याप्त है। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के नर्सिंग कर्मियों ने सुरक्षा को लेकर अस्पताल परिसर के बाहर सांकेतिक प्रदर्शन किया और अस्पताल प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। नर्सिंग कर्मियों ने मांगे पूरी नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। नर्सिंग कर्मियों का आरोप है कि मरीज के परिजनों द्वारा नर्सिंग कर्मी से मारपीट की गई, जिसके चलते नर्सिंग कर्मियों में भारी रोष व्याप्त है। इसी को लेकर नर्सिंग कर्मियों ने प्रदर्शन किया। राजस्थान नर्सेज जिला शाखा अजमेर के जिला अध्यक्ष गंगा सिंह जाटव ने बताया कि 21 अगस्त की अल सुबह करीब 4 बजे नाइट ड्यूटी कर रहे नर्सिंग कर्मी के साथ मरीज के परिजनों ने गाली गलौज कर मारपीट करने की कोशिश की। बताया कि आज सुबह एक बार फिर परिजनों ने मारपीट की कोशिश की। कहा कि सुरक्षा को लेकर अस्पताल प्रशासन को पूर्व में अवगत करवाया जा चुका है, बावजूद इसके उग्र प्रवृत्ति के लोग ऐसी घटना कारित कर रहे हैं। नर्सेज की आवाजों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। 24 घंटे का अल्टीमेटम देने के बावजूद बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। आरोप लगाते हुए कहा कि चिकित्सालय प्रशासन नर्सेज की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शून्य है। कहा कि आज सिर्फ सांकेतिक प्रदर्शन किया गया है, यदि आने वाले समय में सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम नहीं किए गए तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन की होगी। वहीं इसी के साथ ही पीड़ित नर्सिंग कर्मी ने भी अपनी आप बीती सुनाई। दिनांक 21 अगस्त को सुबह प्रातःकालीन करीबन 4 बजे की करीबन रात्रिकालीन ड्यूटी में मेल सर्जिकल भी जो एडिशनल प्रिंसिपल श्याम बोत्रा सर का वार्ड है, और उसमें हमारा एक कार्यरत नर्सिंग कर्मी जो अपनी सेवा भाव के लिए कई बार मेडिकल कॉलेज लेवल पर सम्मानित किया गया है और सिंसियर है, मरीज से शालीनता से बात करने का तरीका है, उसके बावजूद भी मरीज के रिश्तेदारों द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। और मारपीट करने के बाद भी वो इतनी तसल्ली नहीं रही, वो दोबारा नेक्स्ट नाइट को उसको पीटने के लिए आए और आज मॉर्निंग में भी उसको पीटने के लिए वापस उसके रिश्तेदार आए। यानी मरीज के रिश्तेदारों का इतना हौसला बुलंद हो रखा है, जिनकी सेवा के लिए हम लगे हुए हैं वो लोग हमको सेवा करने के बावजूद भी हमारे साथ मारपीट कर रहे हैं। और चिकित्सालय प्रशासन को इसकी हमने लिखित में चेतावनी दी थी कि तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे मंसूबे रखने वाले लोग जो सरकारी व्यवस्थाओं को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, राजकारण में बाधा डालने का काम करते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन चिकित्सालय प्रशासन ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। चिकित्सालय प्रशासन केवल जब नर्सिंग का मैटर आता है तो दबाने का काम किया जाता है। यही अगर डॉक्टर का रेजिडेंट का होता तो तुरंत पूरा हड़ताल पे होते हैं और खुद जो प्रशासन है वो उनका साथ देता है। लेकिन नर्सेज की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। 24 घंटे का अल्टीमेट देने के बाद भी आज तक उस मरीज के रिश्तेदार पे कार्रवाई नहीं हुई है। यही घटना कल रात को ही ऑर्थोपेडिक में भी ऐसी घटना घटित हुई। अब नर्सिंग कर्मचारी जो रात में अकेले ड्यूटी करते हैं, मरीज के रिश्तेदार इतने रहते हैं, कल को एक मरीज के जो नर्सिंग कर्मचारी है उसके साथ अगर कोई मारपीट करता है तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था कौन देखेगा? चिकित्सालय प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर जीरो है। क्योंकि अगर मरीज के रिश्तेदार इस तरीका से कभी वार्ड का अटेंडेंट हो या कहीं दूसरा चलता फिरता बाहर का आदमी नर्सिंग कर्मचारियों पे हाथापाई करके चल जाता है, चिकित्सालय प्रशासन केवल कमेटी पे कमेटी गठित करता है, जिसका आज तक कोई रिजल्ट नहीं आया। लास्ट में आकर नर्सिंग स्टाफ से केवल स्पष्टीकरण मांगा जाता है और ये हम चलने नहीं देंगे। आज हमने केवल सांकेतिक गेट मीटिंग 2 घंटे की गेट मीटिंग रखी है। अगर तुरंत प्रभाव से उसमें कार्रवाई नहीं की गई तो मजबूरन अनिश्चितकालीन गेट मीटिंग की जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की, चिकित्सालय प्रशासन की होगी। मेरी ड्यूटी मेल सर्जिकल बी में थी। 21 तारीख को सुबह 3:30 बजे के आसपास मरीज की अचानक तबीयत खराब हुई और उस दौरान मैंने डॉक्टर को इन्फॉर्म किया और डॉक्टर आने के दौरान मेरे साथ हाथापाई, मरीज के रिश्तेदारों ने हाथापाई और मारपीट करना शुरू कर दी और मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आज सुबह भी ऐसी हाँ, सुबह भी आके मेरे वार्ड में धमकाया गया। अंदर 2.5-3 हज़ार नर्सिंग कर्मचारी काम कर रहे हैं, फीमेल स्टाफ भी नाइट ड्यूटी करता है। यहाँ पे प्रॉपर सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है और जब शिकायत होती है तो जो सुरक्षा कर्मचारी हैं वो रात को 4-5 हैं, वो बहुत देरी से पहुँचते हैं, जिससे नर्सेज के अंदर फालतू का भय बना हुआ रहता है। और जो परिजन होते हैं वो 4-5 होते हैं, नर्सिंग कर्मचारी अकेला होता है तो उसके साथ हाथापाई की नौबत आ जाती है और कई बार तो मारपीट भी कर दी जाती है। और हमेशा इस अस्पताल के अंदर नर्सिंग कर्मचारी है वो हमेशा पीड़ित रहा हुआ है। जब भी इनके साथ पहले भी कई बार मारपीट हुई गई है और यहाँ तक कई बार प्रशासन को लिखित में सूचना दी गई, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं गई। अगर इस बार प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे
और इसका समस्त खामियाजा अस्पताल प्रशासन और जिला प्रशासन को लेना पड़ेगा। राजस्थान सरकार द्वारा गत 13 अगस्त को एक आदेश जारी कर कृषि उपज मंडियों में बिकने वाला पशु आहार, मसाले, किराना, दालें इत्यादि पर 50 पैसे यूजर चार्ज लगाया था, जिसका विरोध करते हुए राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के आह्वान पर नसीराबाद सुभाषगंज व्यापार संघ के व्यापारियों ने 2 दिन की हड़ताल की घोषणा करते हुए उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव को ज्ञापन दिया है। राज्य सरकार द्वारा गत 13 अगस्त को एक आदेश जारी कर कृषि उपज मंडियों में बिकने वाला पशु आहार, मसाले, किराना, दालें इत्यादि पर 50 पैसे यूजर चार्ज लगाया गया, जिसका विरोध करते हुए राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के आह्वान पर नसीराबाद सुभाषगंज व्यापार संघ के व्यापारियों ने 2 दिन की हड़ताल की घोषणा करते हुए उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव को ज्ञापन दिया तथा नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा, कृषि उपज मंडी सचिव अजमेर सहित राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ जयपुर को पत्र भेजकर यूजर चार्ज हटाए जाने की मांग की है। सुभाषगंज व्यापार मंडल नसीराबाद के अध्यक्ष कृष्ण मुरारी गोयल ने बताया कि यूजर चार्ज लगाए जाने से इसका असर मुनीम, पलदार, ठेला वाले, ट्रांसपोर्ट आदि पर पड़ेगा और बेरोजगारी की स्थिति पैदा हो जाएगी। हालांकि ये पक्ष राजस्थान की उप मुख्यमंत्री, शासन सचिव तथा कृषि निदेशक के सामने भी रखा जा चुका है। सुभाषगंज व्यापार मंडल नसीराबाद के मंत्री भागचंद झंवर ने बताया कि शनिवार और रविवार 2 दिन तक व्यापार मंडल के सदस्य हड़ताल करते हुए व्यापार बंद रखेंगे। व्यापार मंडल के सभी व्यापारियों ने राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश को पुनः वापस लेने की मांग की है, जिससे आम जन को राहत मिल सके। आज नसीराबाद के सभी व्यापार संगठन के इकट्ठे हुए राजस्थान सरकार के आदेश 13/8 को अध्यादेश जारी करा, उसके अंदर 58% चार्ज लगा दिया, यूजर चार्ज लगा दिया, जो कि गलत है। इससे मंडियों के काम बंद हो जाएंगे, बाहर के धंधों को बढ़ावा मिल जाएगा, हमाल, पल्लार, व्यापार, ट्रांसपोर्ट सब बेरोजगार हो जाएंगे। इसका सारा व्यापार संघ विरोध करता है, प्रदर्शन करता है और 2 दिन अनिश्चित काल के लिए बंद करने की घोषणा करता है। विरोध में सुभाषगंज व्यापार मंडल 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल रख रहा है और 2 दिन मंडी प्रांगण में सब काम बंद रहेंगे और आगे की रूपरेखा सोमवार को हम करेंगे। पुष्कर में राजस्थान एल्कोहलिक्स एनोनिमस इंटरग्रुप राजस्थान द्वारा एक निजी होटल में आयोजित 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन का शुभारंभ हुआ। इस कन्वेंशन में देश विदेश के 100 से अधिक ऐसे लोगों ने हिस्सा लिया जिन्होंने अपने जीवन को शराब मुक्त बना लिया। पुष्कर में राजस्थान एल्कोहलिक्स एनोनिमस इंटरग्रुप राजस्थान द्वारा एक निजी होटल में आयोजित 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन का शुभारंभ हुआ। इस कन्वेंशन में देश विदेश के 100 से अधिक ऐसे लोगों ने हिस्सा लिया जिन्होंने अपने जीवन को शराब मुक्त बना लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि के तौर पर मुंबई के सुविख्यात मनोचिकित्सक डॉक्टर आशीष देशपांडे, फूड सेफ्टी ऑफिसर केसरी नंदन शर्मा व जयपुर की मनोचिकित्सक डॉक्टर मनसवी गौतम ने शिरकत की और पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा साझा की। गौरतलब है कि एल्कोहलिक्स एनोनिमस लंबे समय से लोगों को शराब से मुक्ति दिलवाने का प्रयास कर रहा है। ये संस्था पूर्णतः निःशुल्क है, इसमें किसी भी प्रकार की दवा नहीं दी जाती है और नवागंतुकों की पहचान भी गुप्त रखी जाती है। इस संस्था से जुड़ने की एकमात्र शर्त यह है कि शराब छोड़ने की इच्छा होना। अफ्रीका से आई एक महिला जो पिछले 7 साल से शराब से दूर है, उसने बताया कि शराबीपन एक बीमारी है जो महिला पुरुष का भेद नहीं करती। एक महिला भी शराबीपन का शिकार हो सकती है। इस कन्वेंशन में दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चंडीगढ़, पंजाब, भोपाल आदि शहरों से आए सदस्यों ने राजस्थान में शराब पीने की लत को छुड़वाने के लिए राजस्थान फेलोशिप के प्रयासों को सराहा और साथ ही सदैव सहयोग का वादा किया। राजस्थान फेलोशिप इस बीमारी से बचाव के लिए जयपुर, कोटपुतली, फलोदी और अजमेर आदि शहरों में निःशुल्क सभाएं आयोजित कर रहा है। अजमेर में भी नाकामादार पर स्थित माउंट कार्मल चर्च में नियमित सभा आयोजित की जा रही है। राजस्थान फेलोशिप आने वाले समय में राजस्थान के भिन्न भिन्न शहरों में निःशुल्क जन जागृति कार्यक्रम भी आयोजित करेगा। एल्कोहलिज्म एनोनिमस का ऑर्गेनाइजेशन का ये एक विश्व में एक संगठन कार्य कर रहा है, जिसका राजस्थान जो इंटर ग्रुप है उसकी ये कॉन्वेक्शन रखी गई है, जो कि पुष्कर के भंवर सिंह पैलेस में आयोजित की जा रही है। इसमें लगभग राजस्थान से और पूरे देश से लगभग आज 150 से ऊपर रजिस्ट्रेशन प्राप्त हो चुके हैं और उन सब का रजिस्ट्रेशन करके उनको आपस में मीटिंग, केयरिंग, शेयरिंग इसके ज़रिए से उनको मोटिवेट करते हुए
उनको अपनी जो बीमारी वर्ड डॉक्टर साहब ने यूज़ किया है उससे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है संस्था के द्वारा। क्या संदेश ये 4 दिवसीय प्रोग्राम है। संदेश हमारा समाज को यही है कि भाई खुद बचें, बच्चों को बचाएं, अपने समाज को बचाएं, क्योंकि इससे धीरे धीरे करके डिटोरेशन होता है समाज में, मानसिक स्थिति बिगड़ती है, परिवार की फिर फाइनेंशियल स्थिति भी बिगड़ती है। पुष्कर में मेरे ख्याल से ये कन्वेंशन काफ़ी टाइम से हो रहा है। मैंने पुष्कर के कन्वेंशन के बारे में पहले भी सुना था, लेकिन पहला मौका है कि मैं इधर यहाँ हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें मकसद एक ही होता है कि जो ज़रूरतमंद शराबी है उसको मदद कैसे दी जा सकती है, कैसे मिल सकती है, उसके लिए कोशिश करना, मदद प्रयास करना। और यही मकसद लेके पूरे देश भर से करीबन 150-200 रिकवरिंग अल्कोहलिक अपनी लाइफ स्टोरी जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर करके बिना मुआवजे के अपने खर्चे से यहाँ आए हैं। हम लोग यहाँ आए हैं, हम लोग सर जयपुर से है, मैडम मोहाली से है और मैं बम्बई से हूँ। और हम लोग तीनों भी यहाँ आए हैं, हमें कोई पैसे नहीं दिए गए हैं। हम राज़ी खुशी अपने मकसद से आए हैं कि भाई हमें पता है कि ये फेलोशिप जो है वो इतनी फ़ायदेमंद होती है गरीब अल्कोहलिक को, और इसीलिए हम लोग यहाँ जुड़ गए हैं एक साथ। हमारे समाज को बेहतर बनाने की कोशिश में हम लोग जुड़ गए हैं। किस तरह से ज़रूरतमंदों की मदद की जाती है आपके संस्था में? अल्कोहलिक्स एनोनिमस का एक 12 पहियों का प्रोग्राम है। पहले मैं कहूँगा कि ये प्रोग्राम जो है वो करीबन 183 देशों में चलता है, करीबन 55 भाषा में इसका लिटरेचर जो है वो पब्लिश होता है। अपने देश में 17 भाषा है, अभी 18 भाषा है जिनमें ये लिटरेचर जो है वो पब्लिश होता है। इनकी मीटिंग्स होती है। ये मीटिंग्स जो होती है वो किसी भी स्कूल में हो सकती है, चर्च में हो सकती है, गिरजाघर में, किसी कहीं भी जगह हो सकती है। ये मीटिंग जो होती है, यहाँ एक अल्कोहलिक दूसरे अल्कोहलिक को अपनी स्टोरी बताता है, और वो जब स्टोरी बताता है तब दूसरे अल्कोहलिक को उसकी स्टोरी में अपनी बीमारी की प्रतिमा दिखाई देती है। और ये जब प्रतिमा दिखाई देती है तब एहसास होता है कि मैं किस तरह से शराबियत के बीमारी में के चंगुल में फंसा हुआ हूँ। और ये जताने के बाद उसको समझ में आता है कि मुझे बदलने के लिए क्या बदलाव लाना ज़रूरी है। कई बार ऐसा लगता है कि ये विल पावर की कमी है, लेकिन मैं बोलता हूँ, एक डॉक्टर के हैसियत से बोलता हूँ कि विल पावर की नहीं तो विलिंगनेस की कमी होती है। अपनी मनमानी कर जब एक शराबी शराबियत के बीमारी में फिसलता रहता है, तब जब वो दूसरे की सुनने लगता है तो उसके सोचने का तरीका, उसके भावना अनुभव करने का तरीका बदलने की गुंजाइश तैयार हो जाती है। 12 पहियों का प्रोग्राम जो है वो उसको सोच किस तरह से बदलनी है, उसकी भावना किस तरह से बदलनी है, उसके रिश्ते किस तरह से बिगड़े हुए रिश्ते ठीक करने हैं, इसके बारे में एक जानकारी उसको मिलती है और एक हाथ पकड़ के चलने का रास्ता मिल जाता है। नमस्कार। किस तरह मैं इस मुहिम में आई? मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ और मैं इंडियन आर्मी से हूँ, अभी रिटायर्ड हूँ। तो उस समय जब मैं इंडियन आर्मी में थी तो जहाँ जहाँ पोस्टेड हुई वहाँ मैं इनके साथ आई और हम लोगों ने मिलजुल के काम किया। मेरी लास्ट पोस्टिंग जोधपुर थी और यहाँ के जो मेंबर्स हैं उन लोगों से मेरी जान पहचान हुई और मुझे ये समझ आया कि जो एक शराबी है हम उसे एक अलग किताब की नज़र से समझते हैं, और एक जो कहते हैं ना एक पढ़ा और एक बुरा, जब दोनों आ जाएं साथ तो अंजाम जो होता है वो बहुत बेहतर होता है। तो इनके साथ काम करके मैंने देखा है कि आउटकम जब होता है ना शराब छोड़वाने का, वो बढ़ जाता है। और एक ये भी कि एक मेंटर के जैसे रहते हैं, ये फ्री में काम करते हैं, कितनी काउंसलिंग ले सकता है कोई। तो इसलिए
जो ये लोग हैं ये अपने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के बैठे हैं जिसमें ये अपने एक दूसरे को हेल्प करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि ये इनके लिए 24 घंटे इनके मेंटर्स अवेलेबल होते हैं और जब इनको मन करता है तो ये फ़ोन भी कर सकते हैं। और ये अगर जैसे किसी को, आप लोगों को किसी को भी पता हो कि हाँ किसी के घर में किसी का भाई, किसी के रिश्तेदार, किसी के दोस्त को शराब की बीमारी है तो आप AA के बारे बता सकते हैं। ऑनलाइन उनका नंबर भी ले सकते हैं और यहाँ के जो सेंटर का नंबर है वो है 8769172350। मैडम, आप महिला हो और तो क्या संदेश देना चाहते हो शराब? 2 संदेश देना चाहती हूँ महिला होते हुए। एक तो देखो, शराबी जो बंदा शराब पीता है, शराबी तो शायद एक बुरी नज़र से वर्ड, कोई शराब पीता है उसको बीमारी हो गई है तो हम देखेंगे कि 70% महिलाएं जो उनकी हैं, फैमिली जो हैं, उनको डिप्रेशन होती है। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।